ओके, कल हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा हुआ था और स्पेशली फेडरलिज्म किसका, उसका की फीचर्स क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा हुआ था कि फेडरलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट जो लेबल्स होते हैं उनको अपना पावर्स, उनको अपना सब्जेक्ट्स कैसे मिलता है, ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था। अब हम लोगों को पढ़ अब हम लोगों को पढ़ना है कि आगे चल के मतलब फेडरल एक मिनट, हाँ शायद किसी का म्यूट नहीं है। तो फेडरलिज्म का आगे यही पढ़ना है कि आगे चल के अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। हम लोगों ने कल तो पढ़ लिया था कि भाई हर डिपार्टमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो जाता है, हर डिपार्टमेंट के लिए पास जो सब्जेक्ट होता है, रेवेन्यू सिस्टम होता है, हर चीज का पॉइंट आउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फोकस किया गया था। अब हमको पढ़ना है कि भाई जब हम लोग फेडरलिज्म का बात करते हैं कि हाउ फेडरलिज्म, स्पेशली हाउ फेडरलिज्म इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है। तो इंडिया का जब पहला फेडरलिज्म का बात अगर हम लोग करते हैं तो कल ही हमने बताया था लिंग्विस्ट स्टेट्स डिवाइडेड हुए थे। आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जस्ट हैव ए लुक। ये कौन शेयर किया? कोई कुछ शेयर नहीं करेगा, हम जो भेज रहे हैं चुपचाप देखो उसको, इस चीज से आप लोग समझ पाओगे। सो ये इंडिया का मैप है 1947 का। यू कैन चेक इट आउट। 1947 का जब आप लोग मैप दिखा रहे हैं, प्री पार्टीशन मैप का, तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग जूम करके भी देख सकते हो। सेंट्रल प्रोविंसेस अलग है, राजस्थान, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया अलग होके, मतलब स्टेट का आज जो हम लोग स्टेट बॉर्डर देखते हैं वो स्टेट बॉर्डर उस टाइम था ही नहीं। ये सारे इसमें डॉटेड लाइन्स ये जो दिखाया हुआ है ये अलग है, ये रेड एंड ब्लू लाइन, रेड येलो लाइन से उसके हिसाब से देखो। मैसूर बोल के अलग से था, मद्रास बोल के अलग प्रेसिडेंसी था, उड़ीसा का अलग था, देखो बंगाल का अलग था, बिहार का अलग था, ईस्टर्न इंडिया, तो ये अलग अलग ग्रुप में था। अब दूसरा चीज देखो, पार्टीशन के बाद अब उसका जो फॉर्मेशन हुआ था उसका दूसरा फोटोज में आप लोग इजीली समझ पाओगे। दूसरा फोटोज आपको जब दिखा रहा हूं, दूसरा फोटो है 1956 का। अब 1956 का जब हम लोग देख रहे हैं, 1956 में देखो उसमें कुछ स्टेट्स पर्टिकुलर दिखने लगे, जैसे उड़ीसा दिखने लग गया, मध्य प्रदेश दिखने लग गया, यूपी दिखने लग गया है, बिहार दिखने लग गया है, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, मद्रास बोल के दिख रहा है। तो ये प्रेसिडेंसी, हैदराबाद बोल के एक अलग सा प्रेसिडेंसी बोल के था, भोपाल अलग सा, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स से धीरे धीरे करके ये सब इकट्ठे हुए हैं। और ये क्या इकट्ठे करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द आयरन द आयरन मैन ऑफ इंडिया का हाथ था। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया का हाथ रहने का रीजन ये है कि उन्होंने जाके हर एक किंगडम्स के पास जाके सारे प्रिंसली स्टेट को समझाया कि क्यों उनको इंडिया का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश लोग जाते जाते इंडिया में यही चीज करके गए थे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको आजाद दे दिया गया था कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को किसी कंट्री के साथ जोड़ सकते हो, मतलब इधर इंडिया के साथ जोड़ो या पाकिस्तान के साथ जोड़ो, या फिर आप इंडिविजुअली काम कर सकते हो, तो इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से। अब यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं ये पिक्चर जो आपको दिखाया हूँ, ये वाला इंडिया का यूनियन टेरिटरीज वाला, बाकी इसमें देख सकते हो, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग चीज है। तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में जहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, लाइक उड़ीसा बन चुका है, छत्तीसगढ़ बन चुका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दैट्स अ करंट सिनारियो। ये आज के करंट सिनारियो का है। तो करंट सिनारियो का दिखाने का मतलब क्या था? मतलब अब आप कंपेयर करो कि जो पहले वाला आपको मैप दिखाया गया था और अभी का मैप दिखा रहा हूं, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं। पहले वाले मैप में गिन चुन के हमारे पास 5 से 6 किंगडम्स थे और वो बड़े बड़े किंगडम्स थे, बाकी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के थे। इंडिया आजाद होने के बाद जब इंडिया को एक किया गया, पहले एक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से, बहुत सारे एरिया लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो अपना एरिया बन गया, उड़ीसा का बन गया था, वेस्ट बंगाल का बन गया,
यूपी, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन बनने गया। तो 1947 से लेकर 2017 या 19 आज तक का, इवन 2020 का भी अगर गेम लेते हैं तो हम लोग देख सकते हैं मैप्स में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। वहां पे जहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी था वो चेंज होके तमिलनाडु बन चुका है, तमिलनाडु का आधा पार्ट आंध्र प्रदेश में जा चुका है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं, पहले छत्तीसगढ़ झारखंड एक होके थे वो अलग हो चुके हैं। तो ये सारे अलग होने के रीजन क्या होता है? ये अलग होने का रीजन ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पहला अगर बात किया जाता है तो देयर आर टू स्टेट, हमने जो दो स्टेट्स के बारे में बताया था, ये दो स्टेट स्पेशली अगर बात किया जाए, वन इज द आंध्र प्रदेश जो तेलुगु स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से स्प्लिट अप हुआ था, और दूसरा था उड़ीसा जिसमें छोटे छोटे गणजात राज्य मतलब छोटे छोटे किंगडम्स थे वो मिलके बन गए थे। अब बात जब होता है कि पूरा होल ओवर द कंट्री का, तो पहला बेसिस में डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। डिवीजन ये हुआ तो लैंग्वेज के हिसाब से क्यों डिवीजन किया गया? अब बात यह था कि लैंग्वेज के हिसाब से डिवीजन करने का था कि इंडिया का बॉर्डर चेंज होने लगा, लैंग्वेज के हिसाब से डिवीजन करने का। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में बोला गया जिसमें आंध्र प्रदेश भी था, तमिलनाडु भी था, तो सोच लो कि तमिल एंड तेलुगु दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक जगह में तो इजीली रूल नहीं होता था, तो पहले उसको डिवाइड किया गया। जब वो डिवाइड हुआ तो हमने कल ही बताया था कि जब फेडरलिज्म का पॉइंट रखा गया, उनको पावर डिवाइड किया गया, तो बहुत लोग बोले थे कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टम किया था, अब उसको अलग अलग आप कर रहे हो, अब एक कंट्री को तोड़ रहे हो फिर से, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हालांकि ये बहुत अच्छे से काम किया। लैंग्विस्टिक पॉलिसी, नॉट लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक पॉलिसी के हिसाब से वो डिवाइड होते गए छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो जिस जगह में पार्ट में लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड हुआ है वो बहुत अच्छे। जैसे कि सोच लो कि अगर किसी जगह का रूलर, आप लोग को हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ था, हम लोग पढ़ रहे थे ना यूरोप में, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि भाई किसी जगह में रूलर होता था, फ्रेंच बोलता था, उसके लोग अलग अलग लैंग्वेज, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बन पाता था। वही चीज यहाँ पे भी वही होता था, अगर कोई गवर्नमेंट बनाता कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर, एक लैंग्वेज वाला ग्रुप वाला, और दूसरे लैंग्वेज वाले ग्रुप उस जगह को रूल करता होता, तो ऑब्वियसली बात है उन दोनों के बीच में अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, वहां पे सॉल्यूशंस नहीं निकल पाएंगे, तो दैट वुड बी अ ग्रेट ट्रबल फॉर दैम। तो दैट्स अ रीजन कि लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस में डिवाइड्स हुए इंडिया। तो इंडिया जब लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से डिवाइड होते गया, द स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तो किसी का कल्चर के हिसाब से, किसी के कल्चर के हिसाब से, किसी के ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड हो गए, कुछ लिंग्विस्टिक के हिसाब से डिवाइड हो गए, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कल्चर, ये सारे डिवाइड हो गए। अब सेकंड था कि लिंग्विस्टिक के बाद अगर इंडिया के सामने अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था, दैट इज द लैंग्वेज पॉलिसी। ब्रिटिश लोग जब जा रहे थे इंडिया से, तो इंडिया से मैं पहला चीज प्लान किया गया था कि इंडिया से इंग्लिश को खत्म ही कर दिया जाएगा, देयर विल बी नो इंग्लिश एज ए टॉपिक बोल के नहीं रखेंगे बोले थे। और इंडिया में मेजोरिटी पीपल आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज का किताब देने वाले थे। तो वहां पे साउथ में स्पेशली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुआ, स्पेशली इन द तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुआ। वहाँ पे लोग अपोज करने लगे कि नहीं, व्हाई हिंदी शुड बी गिवन एज ए नेशनल लैंग्वेज, व्हाई नॉट तमिल। उन्होंने फोकस किया कि तमिल को दो आप लोग। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने और एक चीज को फोकस किया, और वो फोकस क्या हुआ, क्योंकि ड्यू टू द तमिलियंस ओनली, साउथ इंडियंस ओनली, वहां पे फोकस हुआ कि इंग्लिश को जो कैंसिल करने वाले थे अब इंग्लिश को कंटिन्यू करवाया गया। और कंटिन्यूएशन में ये रहा कि इंग्लिश हर स्टेट का अपना लैंग्वेज, मतलब हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट साथ ही साथ हर स्टेट के, मतलब इंडिया में अलग अलग बहुत सारे 2100 से भी ज़्यादा टाइप के लैंग्वेज में बात किए जाते हैं, बट इंडिया में अराउंड 21 लैंग्वेज है, 21 शेड्यूल लैंग्वेज बोला गया है, मतलब हर स्टेट का अपना एक एक लैंग्वेज भी है। तो आप लोग एक चीज इसका एग्जांपल देखने के लिए ना, आप लोग जान सकते हो कि हर स्टेट में देखना, रेलवे स्टेशन का बोर्ड होता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, और उस स्टेट के लैंग्वेज में लिखा रहता है। उड़ीसा में होता है तो इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में लिखा रहता है। वहीं पे अगर आंध्र प्रदेश में जाओगे तो इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, ये 3 लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो 3 लैंग्वेज का फोकस करते हैं, मतलब हर ऑफिशियल लैंग्वेज में भी अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, इंग्लिश तो होगा ही होगा, लेकिन उस स्टेट का एक शेड्यूल लैंग्वेज भी होगा। किसी के ऊपर ये फोकस नहीं किया गया, प्रमोशन मतलब फोकस नहीं किया गया कि हिंदी इज एन ऑफिशियल, हिंदी इज अ व्हाट टू से नेशनल लैंग्वेज, बट स्टिल अब आज भी अगर देखा जाए तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
ये पॉलिसी है कि हिंदी को प्रमोट करता है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स इन द कंट्री आर स्पीकिंग इन हिंदी। मतलब 40% पॉपुलेशन हिंदी में बात करते हैं, बाकी जो 60% है वो सारे अलग अलग हैं, कोई एक लैंग्वेज वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी इज अ मैक्सिमम पीपल बोलने की वजह से ये डिवाइड हुआ है। लाइकवाइज ये बात जब हम लोग करते हैं तो इंडिया में क्या हुआ, शेड्यूल लैंग्वेज किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी दिया गया, दैट्स द रीजन इंडिया में कोई इश्यूज नहीं हुआ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कंट्री लाइक श्रीलंका का बात कर लेते हैं, हम लोग जब पढ़े हुए थे, श्रीलंका में तमिलियंस थे, सिंहलीज थे, लेकिन ये दोनों होते हुए भी वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थे, सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। जब सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था तो वहां पे लोगों के बीच में प्रॉब्लम आने लगा, तमिलियंस फील इन्फीरियर, उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आने लगा था, भाई हमको अपने ही कंट्री में एक क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, एक सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे लैंग्वेज को इन्फीरियर माना जाता है, इसी वजह से वहां पे प्रॉब्लम होता है। बट इंडिया ने उसको इजीली सॉल्यूशन करवाया। क्या सॉल्यूशन दिया, आपका स्टेट का जो लैंग्वेज है वो भी एक लैंग्वेज माना जाएगा, एक शेड्यूल लैंग्वेज में इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, ये बेसिक कर दिया गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उड़ीसा गवर्नमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट्स के जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होते हैं वो उड़िया में होते हैं। उसी तरह आप अलग अलग स्टेट में जाओगे तो आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहां पे तेलुगु होगा, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल देखने को मिलेगा, तो अलग, वेस्ट बंगाल में जाओगे तो बंगाली आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे लैंग्वेजेस अपने स्टेट के साथ होंगे, इंग्लिश तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये लैंग्वेज भी होता है। अब इसके बाद आता है, ये तो दो चीज हो गया कि हम समझ गए इंडिया कैसे डिवाइड। अब बात आता है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा रहा, सेंटर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे बहुत मेजर बात आता है, क्योंकि अब बात आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में अगर एक ही पार्टी रूल कर रहा है तो बोलेंगे भाई दोनों एक ही हैं, आराम से रूल कर। अब दोनों जगह में अलग अलग पार्टी रूल करे तो उनके बीच में क्लैश, सेंटर तो बोलेगा कि भाई तू मेरा पार्टी का नहीं है, मैं तेरा फायदा कभी भी उठा सकता हूँ, तुझे निकालवा सकता हूँ। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका भी रोकथाम करके रखा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई एरा गैरा नहीं था, उसने इतना अच्छे से बनाया गया था कि कुछ भी सॉल्यूशन हो तो कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया था कि सेंट्रल एंड स्टेट के पास एक क्या बोलते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए की तरह काम करेंगे, एक पहिया भी अगर हटा तो काम नहीं बन पाएगा। तो पहले क्या होता था, जब तक मेजोरिटी पार्टी विन करता था, एक ही पार्टी अगर विन करता था तो हमेशा बोलबाला रखता था कि भाई मैं सेंटर में भी हूँ, कंट्री में सारे तरफ मेरा ही पावर है, मैं तुझे डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, तुझे ज्यादा कुछ मतलब जो भी चाहूँ करवा सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके ये टाइम था कि 1990s के बाद से मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बना था, टिल लास्ट दो सेशन जो अभी इलेक्शन हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तो मेजोरिटी तब मिला था। उससे पहले तक कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट बनता था 1990 तक तो कांग्रेस मेजोरिटी ले जाता था मोस्टली। तो 1990s के बाद से अब मेजोरिटी का नहीं दिख रहा था, मेजोरिटी नहीं दिख रहा था तो सॉल्यूशन उसका बन गया। क्या बन गया भाई, कोलिजन गवर्नमेंट बनाना है। अगर मेजोरिटी नहीं हो तो आपको कोलिजन बनाना पड़ेगा। कोलिजन कैसे बनेगा, आई एम जस्ट शेयरिंग वन थिंग, जस्ट चेक इट आउट। आप सोच लो कि आपके पास तीन पार्टी हैं, आपके पास तीन पार्टी हैं, तो तीन पार्टी का अगर मैं देख रहा हूं तो वो तीन पार्टी में, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, कोई कुछ नहीं लिखेगा। तीन पार्टी, मैंने तीन पार्टी के लिए तीन बॉक्स करवा दिए। अब सोच लो कि एक पार्टी को मिल गया 50% वोट, दूसरे पार्टी को मिला 20, और दो पार्टी हैं सोच लो, ओके। एक को मिला 20, एक को मिला 10। अब यहां पे हम लोग बोलेंगे कि मेजोरिटी पार्टी तो 50 वाला है, दैट्स ट्रू, 50 वाला जो पार्टी है उसके पास मेजोरिटी वोट है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि भाई ये तीनों पार्टी अगर मिल जाते हैं तो ये लोग भी समान हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा, ये 50 वाला ट्राई करेगा कि इन तीनों में से किसी को अपने पास जोड़ो। तो 20-20 वाले को जोड़ने के लिए उसके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि 20-20 वाला बोलेगा मेरे पास तो बहुत सीट है। तो योर एम क्या करेगा, ये 10 वाले को, ये 10 वाले को फोकस करेगा कि ये जो 10 सीट वाला उसको क्यों ना अपने साथ जोड़ लेता हूं। उसको क्या बोलेगा, देख मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा हूं ना, तो गवर्नमेंट फॉर्म करते टाइम मैं तुझे कुछ एक मेजर सीट अवेलेबल करवा दूंगा, मैं को मतलब जो मिनिस्ट्री होगा तुझे एक मिनिस्ट्री में दे दूंगा, या एक दो मिनिस्ट्री तुझे दे दूंगा, तुमको बढ़िया सा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन
तो ये ऑप्शन दे देगा वो। तो ये ऑप्शन जब वो दे देता है तो ऑटोमेटिकली बात क्या है, तो वो ऑप्शन जैसे ही देगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी क्या कर जाएगा, मेजोरिटी पार्टी के साथ ज्वाइन कर गया। मेजोरिटी पार्टी के साथ ज्वाइन कर गया तो वो क्या बन गया, मेजोरिटी गवर्नमेंट बन गया। मतलब उसके पास मोर देन 51% वोट हो जाता है, सीट्स हो जाता है, तो हो गया भाई, उसको कोई हरा नहीं सकता। और ऑब्वियसली बात है 50 + 10 तो 60 हो जाता है, 60% वोट हो गया तो मतलब सीट्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो जीत जाएगा। तो वो चीज था। अब इसके लिए क्या होता था, खाली नेशनल पार्टी काम नहीं करता था, इसके लिए उनको रीजनल पार्टी में भी जाना पड़ता। रीजनल पार्टी बोलने से स्टेट के पार्टी में, हर स्टेट के पार्टी वालों के पास भी लोकसभा के सीट होते थे, तो उनको बोलते थे कि भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, हम लोग आपको पावर कुछ ना कुछ देंगे। तो उस चीज से अब अगर फॉर एग्जांपल सोच लो, अब बोलेगा ठीक है वो जुड़ गया, अब बाद में उसको पावर नहीं दिया, अगर पावर नहीं दिया तो बोलेगा ठीक है मैं अपना सीट निकाल ले रहा हूँ। बोलते हैं ना नेता लोगों, आप लोग मूवीज देखे रहोगे, मूवीज में दिखाते हैं, वहां पे क्या दिखाता है, देखो तुम लोग मेरा बात नहीं सुनोगे तो मैं अपना सपोर्ट हटा दूंगा, तुम्हारी गद्दी हिल जाएगी। तो उसका मैंने का मतलब क्या है, सपोर्ट हटा दूंगा तो तुम्हारी गद्दी हिल जाएगी बोलने से भाई जो पावर में है, जो सीट में है, जो मिनिस्ट्रियल बनाया है, गवर्नमेंट बनाया है, अगर उसका सीट अगर उससे हट गया पावर से तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट खत्म, गवर्नमेंट वहां पे पावर में नहीं आ पाएगा। ये ऐसा केस रिसेंटली हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जब स्टेट गवर्नमेंट, इट्स एग्जांपल आप समझने के लिए इजी होगा, महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन होने वाला था तो लास्ट टाइम में क्या हुआ, अभी शिवसेना ने बनाया हुआ है, शिवसेना से पहले कौन सा, बीजेपी ने बनाया हुआ था। बीजेपी ने मेजोरिटी वोट्स नहीं था, बीजेपी ने शिवसेना के और कुछ छोटे मोटे पार्टियों के जितने भी पावर्स थे उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया था, लेकिन विद इन 7 डेज तुरंत शिवसेना ने बैकआउट कर दिया, हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब सपोर्ट जैसे ही टूटा, गवर्नमेंट खत्म, गवर्नमेंट खत्म हो गया एक ही बार में। तो वो गवर्नमेंट माइनॉरिटी हो गया, अब वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, अब फिर से क्या होगा, री इलेक्शन होगा, या फिर बाकी जगह में जो मेजोरिटी, बाकी कोई भी बाकी पार्टी अगर मेजोरिटी बना लेते हैं, कोलिजन बना लेते हैं, देन पार्टी विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सेम केस हुआ था बैंगलोर में, स्पेशली इन कर्नाटका में हुआ था। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी होल्डर था, नियर अराउंड 45% वोट्स उसके पास थे, लेकिन वो गवर्नमेंट बना नहीं पाए क्योंकि बाकी सारे वोट्स, बाकी सारे जितने भी पार्टीज थे, कांग्रेस एंड बाकी पार्टी, उन्होंने मिल के वहां पे क्या फॉर्मेशन कर दिया, कोलिजन गवर्नमेंट कर दिया, सब मिल गए और एक पार्टी बना लिया। तो उनका वोट का, उनका सीट कितना हो गया, मिनिमम 51% से ज्यादा हो गया। और 45 एंड 51 से हम लोग डिफरेंस तो जानते हैं कि कौन सा ज्यादा है, 51 इज मोर। तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस ने वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। नो डाउट सिंगल पार्टी हिसाब से वो 45% रखा था, लेकिन अब जब ग्रुप का बात किया जाता है, वहां पे एक्यूमुलेशन का बात किया जाता है, तो वहां पे क्या बना, कोलिजन गवर्नमेंट। तो दैट्स द थिंग, नॉट ओन द स्टेट, सेंटर में भी होता है ये चीज, सेंटर में भी होता है। जब बीजेपी गवर्नमेंट था उससे पहले जब बनता था, गवर्नमेंट बना था, तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट नहीं बनाया था, कांग्रेस के साथ और छोटे छोटे पार्टी, क्योंकि कांग्रेस को भी मेजोरिटी वोट नहीं मिला था, कांग्रेस के साथ भी छोटे मोटे पार्टीज थे जो मिल के और ये गवर्नमेंशियल रन करवाते थे, गवर्नमेंट बनाते थे, चलाते थे, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट में यही है कि जो रूलर बैठा है ना भाई, मस्त बैठा है, लेकिन भाई उसके नीचे ना चारों डंडे ना एक एक कोई ना कोई पकड़ा हुआ है। अगर किसी भी मिनिस्टर या कोई भी पार्टी के साथ तुम्हारा ठीक से नहीं पल्ला खाता है तो वो कुर्सी का एक टांग खींचने लगा, मतलब अपना सपोर्ट लेने लगा, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगा भाई। तो गवर्नमेंट को डर है भाई मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी, उस डर से अब सेंटर भी क्या करता है, स्टेट के साथ अच्छा रिलेशन रखता है। सेंटर अगर स्टेट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेगा तो कभी ना कभी तो हेल्प जरूरत पड़ेगी, और हेल्प के टाइम में वो साइड कर जाएगा, तो नुकसान किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो दैट्स द रीजन कि 1990 के बाद से अब कोलिजन गवर्नमेंट्स का ऑप्शन होता है, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी इसमें अभी हो रहा है। आज के लिए इतना करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया जो लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब जिसको